हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारे ये लेक्चर आगे बढ़ेंगे वैसे हमारा जो लेवल है क्वेश्चन का वो अप होता जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस जो लेक्चर हो चुके हैं पहले उनको आप कंटिन्यू करें, फिर इस वीडियो पर आइए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे तो क्या होगा। इनसे प्राप्त जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है, और अभिक्रिया सहित आपको समझाना है। क्या धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। यानी इस सवाल में हमने 2-4 क्वेश्चन क्या कर लिए, एक साथ ही ऐड कर लिए। तो याद रखिएगा, इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें भी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था। तो कॉपर जो है वो एक धातु है और उसको वायु में जब जलाओगे तो जो धातु ऑक्साइड है वो बनेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, एल्यूमिनियम एक धातु है, उसको जलाओगे तो एक धातु ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। हम चर्चा कर चुके हैं कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, ठीक है। दूसरी बात, प्राप्त ऑक्साइडों की प्रकृति, तो ये हमने बता दिया कि जो प्राप्त ऑक्साइड है वो दोनों ही, जो कॉपर का ऑक्साइड है जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये कैसे, ये क्षारीय प्रकृति के। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और जो जिंक का ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये दोनों कभी क्षारीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं, कभी अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये तीन ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरीके के व्यवहार दर्शाते हैं। याद रखिएगा। प्रूफ कैसे करेंगे कि धातु ऑक्साइड की हम अभिक्रिया करवाएंगे अम्ल से तो ये लवण और जल बनाएगा, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे हम क्षार से तो भी ये लवण और जल बनाएगा। दोनों ही कंडीशन में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अभी आपको मैं और समझा देता हूँ। ऐसे को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे मैंने अम्ल लिया तो भी ये लवण और जल बना रहा है, यानी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शा रहा है। दोबारा मैंने यहाँ पे इसके साथ में क्षार लिया, फिर भी ये लवण और जल बना रहा है, यहाँ पर भी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शा रहा है। हम जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया तभी होती है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करे। अब याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अम्ल लिया तो ये वाला यहाँ बात कर रहा है क्षार की तरह, यहाँ पे क्योंकि हमने क्षार लिया तो ये वाला बात कर रहा है किसकी तरह, ये अम्ल की तरह। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये दोनों तरीके से बात को दर्शाता है, इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला सवाल पूछा, क्या धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। तो याद रखिए, हाँ, जो धातु ऑक्साइड है वो जल में कभी नहीं घुलते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और क्षार बनाते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड घुल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है तो पोटेशियम ऑक्साइड घुल जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल था। बात की है कि धातुओं को गर्म करने पर क्या होता है, ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अभिक्रिया दर्शाइए। क्या धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। तो ज़्यादातर नहीं घुलते हैं, लेकिन जो धातु ऑक्साइड भी घुलते हैं वो क्षार बनाते हैं। उन धातुओं के नाम बताइए जो ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है। डिस्कस कर चुके हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। उसके बाद में आता है जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या हो जाएगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो याद रखिएगा, जिंक आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। अभी रिएक्टिविटी सीरीज आने ही वाली है, उसके आधार पर बताएंगे कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखा है। दूसरी बात कि ये जो हल्के हरे रंग का जो आयरन सल्फेट है ये आपका रंगहीन हो जाएगा, यानी इसका कलर है वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया बेसिकली चैप्टर 1 से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं हो पाती। तो याद रखिएगा, वे धातुएं जो वायु, जल या अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, जल्दी से संसारित नहीं होती, जिससे सोना, प्लेटिनियम और थोड़ी बहुत आप चांदी भी ले सकते हो। दो धातुओं के नाम बताइए जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। पहले आ गया था सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को इसमें मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही जल्दी से आग पकड़ लेती।
इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है, विभिन्न उदाहरणों से समझाइए। काफ़ी अच्छा सवाल है कि धातु की जो जल के साथ अभिक्रिया है ना, वो निर्भर करता है कि वो धातुएं कितनी अभिक्रियाशील है। जैसे बात करते हैं, अभी हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि कौन सी जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी गर्म जल के साथ करती है, कौन सी ठंडे जल के साथ करती है और कौन सी भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो यही तो हमने बताया है कि जल के साथ अभिक्रिया धातुओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस भी बनाएंगी, और यही धातु ऑक्साइड अगर जो जल में घुलेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाएंगे। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सपोज कीजिए जैसे पोटेशियम और सोडियम है, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, उष्मा भी निकालती है, जिससे ये जल्दी से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखिए कि ये धातुएं हैं, ये जल है, अभिक्रिया करके सार बना लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई, साथ साथ में उष्मा भी निकल गई। फिर नीचे एक और है जैसे सोडियम का भी यहाँ पे आप काम नाम बता सकते हो। उसके बाद में आता है कैल्शियम की। अगर बात करें तो कैल्शियम ठंडे जल के साथ में जो है वो थोड़ी सी धीमी गति से अभिक्रिया करती है, बनाती ये भी सार है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन आप ठंडे जल की जगह अगर गर्म जल लिया तो ये जल्दी से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना लेंगी और हाइड्रोजन गैस आपको देंगे। लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये धातुएं ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, बल्कि भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। साथ साथ में अगर बात करें लेड की, कॉपर की, गोल्ड की, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर ये तैरने क्यों लगते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, तो याद रखिएगा जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है और यहाँ पे ये कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। अब जैसे ही ये कैल्शियम या मैग्नीशियम अभिक्रिया करेंगी तो धातु की सतह पर ये तैरने लगेगी। इसका मेन कारण है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलती, इससे जो पूरी तरीके से नहीं निकल पाते, इससे जो हाइड्रोजन की जो बुलबुले हैं ये कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। इसी किस तरह अगर मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये भी आपका हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा और यहाँ पर भी बुलबुले मैग्नीशियम की सतह से चिपक जाते और ये तैरना शुरू कर देते। उसके साथ में इसके साथ में यह कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जैसे भाप के साथ आयरन, तो ये आपका आयरन, ये भाप, ये आपका धातु ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कैल्शियम के साथ ये कैल्शियम, ये जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे आएगा आपका पोटेशियम, ये जल बनेगा और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ पे उष्मा भी निकल सकती है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ।